आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह खान। मेरे साथ हैं कराची स्टूडियोज़ में ज़रार खोड़ो और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं मुबशिर ज़ैदी। आज जुमा है, आज हमें कम बोलना है, आपको ज़्यादा बोलना है, चूँकि कॉलिंग डे है। हमें आपकी कॉलों का सर आप कॉलिंग वॉलिंग को छोड़ें, क्या आपको नहीं बोलना, मुझे तो बहुत ज़ोर से बोली आ रही है। मुख्तसर हाँ। सर आज एक बहुत ही अहम किस्म का इंकशाफ हुआ है सर, और आपने महदिल अजीज़ ताहिरुल कादरी साहब के बारे में तो सुना होगा, मशहूर और मारूफ सूफ़ी स्कॉलर हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं, सुना है आपने? पाकिस्तानी सियासत का आइटम नंबर, ये ठीक है आप कह सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो काम कर दिया है सर, वो पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर नहीं कर सके। आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता? सुना दें आपको एक दफा यार, सुना देते हैं सर, सुनाइए सर प्लीज। स्पेशल इंडियन पर्सोनेल, वो शरीफ बिरादरान यानी आले शरीफ की शुगर मिलों में मुख्तलिफ जगहों पर सकूनत पजीर हैं। उनको वीज़े दिलवाए जाते हैं, वेरी वेरी स्पेशल कैटेगरी। और मैंने ये कहा था कि जब उन्हें वीज़ा दिलवाया जाता है तो वो पुलिस वेरिफिकेशन से एग्जेम्प्टेड होता है। अगर वो जासूस नहीं हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन बैन क्यों की जा रही है? पुलिस के स्टेशन में उनकी रिपोर्ट क्यों रोकी जा रही है? कस्टम चेकिंग क्यों रोकी जा रही है? हुक्मरान खानदान वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बराह रास्त साजिश में मुलव्वस है। अगर नहीं तो हमारे सवालात का जवाब वजीर आजम पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर दें। जी हाँ, वजीर आजम जवाब दे, और मतलब ऐसे जवाब ना दे, पार्लियामेंट के फ्लोर पर जवाब दे कि ये स्पेशल नहीं, ये पार्लियामेंट में है, नहीं, ये वेरी वेरी स्पेशल। हाँ? ये पार्लियामेंट में है नहीं, लेकिन एक दफा इन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व की थी, जहाँ तक मुझे याद है। वतन कैनेडियन पाकिस्तानी। सर देखें, एक मुहिब्बुल वतन कैनेडियन पाकिस्तानी, पाकिस्तानी कैनेडियन जो भी है, शहरी होने के नाते से आई एम श्योर कि इस तरह की बात करने से पहले ये सारा जो पलिंदा है एविडेंस का, या जो भी इनके हाथ में था उस वक्त, ये आईएसआई और इंटेलिजेंस एजेंसीज को तो जरूर दिया होगा। क्या ख्याल है आपका? यार इन पे अब बात और करेंगे क्या? पता नहीं, मजीद मौका मुबशिर कुछ बात करना चाह रहे हैं। मुबशिर आप बताएं यार, इतना बड़ा एक हैंड हो गया है कि रॉ ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कल्टिवेट कर लिया है यार, तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे मेरी जान? आप वही कर रहे हैं जो ताहिरुल कादरी चाह रहे हैं। अच्छा, आपका ख्याल है? हाँ। अच्छा चलें बताएं मुबशिर, आप कुछ कर दें। सर मैं तो जाहिर है यहाँ पे इस चक्कर में लग गया कि इनको ये लिस्ट दी किसने और क्या रिएक्शन है। तो जाहिर है जो इनका रिएक्शन आया शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ वालों का, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे यहाँ तो कोई ऐसा बंदा नहीं है और हम डेफेमेशन सूट फाइल कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है उन्होंने जो लिस्ट दी, साथ साथ पासपोर्ट नंबर्स भी दिए। तो मैंने हर जगह से चेक करा लिया, जो ज़राए थे, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसमें FIA भी आता है और दूसरे भी, कि भाई कहीं से कोई ऐसा मुझे क्लू मिल जाए कि जो कि सब्सटेंशिएट कर यार मुबशिर, आपको इस बात का भी क्लू मिला कि ये हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, 15 साल या 25 साल ज़ानुए तलम्मुस तय किया। यार क्या बात कर रहे हैं आपके? क्लू व्लू नहीं, ये तो बस ये है कि एक वाह हो जाता है, रोशनी आती है और वो लिस्टें विस्टें सारी जो हैं सब नज़र आने लगती हैं, दीवार के पीछे जो लोग हैं वो भी नज़र आने लगते हैं। किस तरह की यार हम क्यों इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? ये बड़ी आम जो दुनियावी पैमाने हैं उनसे आला हजरत को क्यों हम देखने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे याद आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त ख़ानदान मुगलिया के आखिरी चश्मो चिराग हज़रत उस्ताद महबूब निराले आलम साहब, जो उर्दू बाज़ार कराची में एक थड़े पे रोज़ाना सरीर आराए तख्त होते थे और फरमान जारी करते थे कि कोहनूर हीरा सल्तनत मुगलिया के वारिस को वापस किया जाए। बिल्कुल। दिल्ली पे इस वक्त लाल किले पे झंडा लहरा दिया जाए, तख्ते ताऊस कल तक हाजिर हो जाना चाहिए। इस तरह की लेवल की गुफ्तगू है यार ये तो आप कह रहे हैं कि मतलब अब मजीद तो सर बात ना करें, कोई पकड़ेगा? हाँ। क्या करेगा? इनसे को पूछेगा कि या सब इनको आइटम नंबर के तौर पर लेंगे और
इन्हें कहेंगे ठीक है जी आपने बहुत शुक्रिया, आपने कह दिया, अब आप वापस साल कनाडा जा सकते मुबशिर हैं। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? साल में एक दफा आता है, मनोरंजन दिखाता है, करता है, दिल बहलाता है, अपनी दिल की भड़ास निकालता है, चला जाता पता है। है आपको, पता है ना कि कुछ एयरलाइंस होती हैं उनके पास फ्रीक्वेंट फ्लायर डील्स होती हैं कि अगर आपने इस्तेमाल नहीं की तो वो बिल्कुल लैप्स हो जाती हैं। हो सकता है इस तरह कोई सीन है। एनीवे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि कॉलर हमारे साथ आ गए हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब नौशेर फेरोज से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जलाल खोड़ा साहब, सारी संगत को सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्री पार्टीशन के हवाले से, पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन के हवाले से उस सारे सिलसिले में माइग्रेशन तो लिखी नहीं थी, तो हमारे पास ऐसी सदी की 19वीं सदी की बड़ी से बड़ी माइग्रेशन कैसे और क्यों हुई? अच्छा बहरहाल शुक्रिया। ये कोई सवाल है? बहरहाल सवाल तो कोई भी किया जा सकता है, लेकिन फौरी तौर पे हम इस तरह के सवालात के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हैं। हिस्ट्री की बात है तो मेरा ख्याल है कि अब जब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी तो इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। इस प्रोग्राम में इस सवाल का कैसे जवाब दिया जा सकता है? और कौन कॉलर है जनाब? इमरान साहब कराची से। जनाब तो सर अस्सलाम वालेकुम आप तीनों हजरात को। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, पिछले दिनों कुछ बैनर्स वगैरह लगे हाई कोर्ट के सामने, ठीक है ना, तो उसकी इबारत के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन साहब के और जानशीन है। तो सर ऐसा तो कोई नारा कभी रहा ही नहीं कराची के अंदर ना। अगर कोई कराची वाला लिखता है तो वो इस तरह लिखता है, जो कायद का रद्दार है वो मौत का हकदार है, और जान इशारा ने अल्ताफ ये लिखा जाता है। करेक्शन का बहुत शुक्रिया। इस पे हम तफसीली बात कर चुके हैं और हम ये भी कह चुके हैं कि हो सकता है किसी और की साजिश हो। मेरा ख्याल है कि वो प्रोग्राम शायद आप मिस कर गए हैं। यार एक खबर है मेरे पास। क्या खबर है आपके पास? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के जो माल बरदार ट्रक हैं उन पे पाबंदी लगा दी है। वो अब अफगानिस्तान से गुजर के सेंट्रल एशिया की रियासतों तक नहीं जा सकते। अच्छा, ये क्यों हुआ? सदर अशरफ गनी के जो तर्जुमान है शाह हुसैन मुर्तज़वी, उनकी जानिब से एक बयान जारी हुआ है कि क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गान के भरे हुए ट्रक बजरिया वागा भारत जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, और चूँकि चमन बॉर्डर इतने दिन जानबूझ के बंद रखा गया जिससे अफ़गान जो मेवे के ताजर थे उनको बेपनाह नुकसान हुआ, लिहाजा हम भी अदला बदली में टिट फॉर टैट कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो ट्रांजिट ट्रेड का माहिदा है उसमें दोनों ममालिक एक दूसरे की ट्रांजिट ट्रेड को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? मुझे इल्म नहीं है। और अगर इसमें मज़ीद आपको साजिश ढूंढनी हो बताएं तो मैं इसको हिंदुस्तान से, भारत से जोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें। सर मेरी तरफ से तो खुली इजाज़त। आपको पता है कि कश्मीर जो है वो भड़क रहा है और आने वाले दिनों में, अगले 1 महीने में मुझे लगता है कि डबल हीटिंग ओमिट करेगा कश्मीर। मतलब एस्केलेशन होगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर जो 11 वादी के जो कश्मीरी हैं, हर 11 पे एक इंडियन आर्मी का जवान मौजूद है वैली पे, ठीक है। लेकिन जो इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं दिलबीर सिंह सहवाग, उन्होंने कश्मीर का दौरा किया कल और आज, और आसार ये हैं कि फ़ौज में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। अच्छा, मतलब 11:1 रेशो अभी काफ़ी नहीं पड़ा। 11:1 रेशो अभी काफ़ी नहीं है। और अब टेंशन इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक जो कुल जमाती वफ़द था दिल्ली से, भारत की तमाम जमातों का एक वफ़द मिला के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की क़यादत में श्रीनगर पहुँचा ताकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और बाकी जो स्टेक होल्डर से उनसे गुफ्तगू की जाए। ख़बर ये है कि वो सैयद अली गिलानी और बाकी लोगों से उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की, नहीं किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने कहा हमें यकीन ही नहीं है कि आप किसी इख्तियार के साथ आए हैं, ये सिर्फ फेस सेविंग है और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चाल है कि साहब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मसले का हल निकला है। इस तरह नहीं होता, ये नौटंकी नहीं चलेगी। दूसरी तरफ आज फिर पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये बात दोहराई गई है कि मियाँ नवाज़ शरीफ अभी जो जनरल असम्बली का सालाना इजलास न्यूयॉर्क में होने वाला है, उसमें उनकी तकरीर का बुनियादी मौजू कश्मीर में भारतीय फ़ौज का एक्सेसिव यूज़ और जो इंसानी हुकूक़ की ज़्यादतियाँ हैं वो ये हैं। मोदी साहब जो हैं वो पहले ही G20 के इजलास में चीन के अंदर कह चुके हैं कि भैया एक ही मुल्क है जनूबी एशिया में,
जो दहशतगर्दी को, आतंकवाद को फ़रोग़ दे रहा है और बग़ैर नाम लिए वो पाकिस्तान है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगला जो 1, 1.5, 2 महीने हैं उसमें और किश्तो खून होगा और ये दूसरी जानिब जो ड्यूरेंट लाइन है इस तरफ भी ये टेंशन हीट अप होगी, इसकी ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। तो आई डोंट नो कि मज़ीद क्या इस पर काफ़ी टफ सिचुएशन बन रही है जी। चले एक ब्रेक का वक्त है। मेरे पास भी एक कश्मीर से जुड़ी हुई कहानी है लेकिन काफ़ी तफसीली है, तो वो ब्रेक के बाद सुनाएंगे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। और एक कॉलर है हमारे साथ अली डिनो भुट्टो साहब टंडो मोहम्मद खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आप तीनों को बहुत बहुत सलाम। आपको भी सलाम। वालेकुम सर, हमारे सियासी लीडरान जो हैं पुराना पाकिस्तान चला रहे हैं, कोई नया पाकिस्तान बना रहा है, तो ये कायदे वाला पाकिस्तान हमें मिलेगा या बिल्कुल ही नहीं मिलेगा? देखिए पहले तो इस पे भी मेरा ख्याल है अगले जुमे को हम एक तोता भी बुला लेते हैं और सामने कार्ड वार्ड रख देंगे। वैसे ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि कायदे का पाकिस्तान था क्या या है क्या। कोई उनको सारे सवाल जो है ना लंबी डिबेट वाले आ रहे हैं, लंबी डिबेट वाले हैं। मेरा ख्याल है कि आगे बढ़े। सईदुल्लाह खान साहब है इस्लामाबाद से। जी सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी, आजकल ईद का सीजन है और जो हमारे हुक्मरानों के टैक्स के फिगर्स आ रहे हैं, तो मेरा जो वसतुल्लाह साहब से सवाल है, क्या आपके ख्याल में इनको कुर्बानी की खालें देना जायज़ होंगी, क्योंकि उनकी गुर्बत पे तो हमें रहम आ रहा है। क्या ये आपसे कुर्बानी की खालें मांग रहे हैं? मेरे ख्याल में देनी चाहिए, खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो दे दीजिए। हाँ। ज़कात के तौर पे दे दें बेशक। हाँ, ज़कात की तो वही नहीं आते। हाँ। कुर्बानी बेशक 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 क्यों नहीं। इंशाल्लाह आपको इसका कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, शाहिद साहब है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। हेलो। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम। सर गुजर रही है, आप सुनाएं। बस दुआओं की जरूरत है। दुआ ही ये हमें इंशाल्लाह ताला बेड़ा पार कराएगी जन्नत के अंदर, और कोई काम नहीं आएगा। जी फरमाइए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हज हो रहा है माशाल्लाह। हज में पाकिस्तान के अंदर बहुत चीटिंग होती है, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था। मगर ये बताइए मेरे को कि लोग परेशान होते हैं हाजी, वहां पर इतने परेशानी का सामना है। ऐसी हुकूमत क्या करे कि यहाँ पर हम परेशानी से दूर कम हो जाए और हज के पैसे भी कम हो जाए। जो गरीब आदमी 1-2 लाख रुपए का हज करी है। मुबशिर जवाब देगा इसका। मुबशिर आप जवाब दें। सर मैं तो खुद सोच रहा था कि मैं कॉल कर लेता, शायद आप उस तरह बात सुन लेते, लेकिन आप ऑन एयर हैं, आप कॉल नहीं कर सकते। आप जवाब तो देना है, आप जवाब देने से क्यों डर रहे हैं? बहुत ही चैलेंजिंग कॉल आ रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यार हज के अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि जाहिर है उनकी जो शिकवा है वो जायज़ है कि यार जो आजकल तो वीआईपी हज का रिवाज चल रहा है। मैं मुबशिर तुम्हारी मदद करता हूँ। मोहम्मद अफजल हैं गुजरांवाला से। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इस तरह है कि अभी ये आज भी डॉक्टर तारुल कादरी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि उन्होंने जो इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, मेरे ख्याल में आप इसकी ज़रा वजाहत कीजिए कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं वो क्या सिक्योरिटी एजेंसीज जितनी है हमारी, उनके ऊपर एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं आता कि क्या वो सोए हुए थे? बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है असल में शुरू नहीं, लेकिन पता है इनकी बात बिल्कुल सही है। असल में जी आपने सुलेमानी टोपी का तो सुना होगा ना। इसकी एक बहुत ही बड़ी वर्जन उस शुगर मिल के ऊपर ही है कि कोई हमारे ISI का बंदा वहाँ पर जब दाखिल होता है तो उसको कोई इंडियन एजेंट या रॉ एजेंट नहीं नज़र आता। मेरे ख्याल यही इसकी आंसर हो सकता है। वसत साहब यार कोई इस तरह के इल्ज़ामात का कोई भी आंसर हो सकता है, मुझे सब कबूल है। मसूद साहब है अबू धाबी से। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब। वालेकुम सलाम। बस मुझे मुख्तसर सी बात करनी थी। पहली बात हुई एक दफ़ा
कि इस मुल्क में बड़े बड़े अलमी हुए, APS का, कोयटा का और हमारा गांधी के साथ भी काम हुआ उनका। एक ऐसा वाक़या कराची में फैक्ट्री का था और वो मेरा पहले सबसे बड़ा अलमिया है, 259 लोग जिंदा जला दिए गए, उसमें ना भाई जी जी जी। और इस अलमिया की अलमिया ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात भी सियासत की नजर हो गई, इसकी जो कंसल्टेशन वो भी जो है ना सियासत की नजर हो गई। 3 दिन बाद इस बात को 4 साल। सॉरी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। मेरा ख्याल है कि बल्दिया फैक्ट्री की फायर की तहकीकात के बारे में शायद ये सवाल था। तो तहकीकाती बात हुई, इन्वेस्टिगेटिव बात हुई, तो मुबश्शिर साहब आप बताएं क्या हो रहा है यार इसके बारे में। अब वही JIT ख़त्म हो गई सब कुछ? बस वो केस चल रहा है, कहीं चले जा रहा है। जाहिर है 250 लोग उसमें जो है बेचारे मरे थे, तो हम संजीदा है ही नहीं, ना हुकूमत संजीदा है, ना कोई और पार्टी संजीदा है कि उसको जो है किसी तरीके से परसू किया जाए। तो ज़ाहिर तारीख पे तारीख डल रही है और यही होगा। किसी और मुल्क में अगर ऐसा सानिया और उसकी इन्वेस्टिगेशन होती तो अब तक जो है सब लोग सामने भी आ चुके हैं ना। मजदूरों की जानों की क्या वैल्यू होती है? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ ना सर, उसमें मजदूर नहीं थे सर, मतलब जाहिर है वो वर्कर्स थे और जिस तरह उनको बंद करके वो किया गया, जो भी वो अब सिक्योरिटी मेजर था या जो भी हुआ, और बाद में बात आई कि भाई वहाँ आग लगाई गई थी। इंसाफ मिले ना मिले इससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भी तहरीक तो है ना सर। नदीम साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सलाम। बस मैं ये आपसे कहना चाहता था कराची के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हालात हैं। हेलो जी जी हाँ जी अभी यहाँ इंक्रोचमेंट के खिलाफ हुआ है एक्शन, एक सियासी जमात के ऑफिस उन्होंने तोड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तोड़े तो हैं मगर मलबा नहीं उठाया। तो जो चीज़ कहने वाली है वो ये है कि जब आप तोड़ते हैं तो आप शो ऑफ पावर कर दें, और वो आप करें, लेकिन आप मलबा भी उठाएं, सफाई भी करें उसकी, क्योंकि उससे आपकी शहर के साथ कमिटमेंट शो होती है। सही बात है, फेयर इनफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी काम मतलब कंप्लीट सफाई से कोई करता नहीं है ना। ये भी एक बड़ी सिंबॉलिक सफाई तो हो गई जरा, सफाई तो लोगों ने कर ली, कोई कंप्यूटर ले गया, कोई फोन ले गया, कोई फाइलें ले गया, तो वो मलबे की बात हो रही है। वहीं पड़ा हुआ है, मलबा तो वहीं पड़ा रहेगा। मैं मलबा वहीं पड़ा रहेगा। हम एक ब्रेक ले लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे पास कितना मलबा पड़ा हुआ है हमारे साथ। वेलकम बैक। आज कॉलिंग डे है। मियाँ वाली से तारिक साहब हैं। जी तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा एक छोटा सा जी सवाल ये है कि आज तजवीज़ दी है इन्होंने कि 62,000 से 1,82,000 कर दी जाए तनख्वाह MNA की। तो मैं पूछना चाह रहा था ये कौन सा ऐसा काम करते हैं कि इनकी तनख्वाह इतनी बढ़ाई जा रही है? मुलाजिमीन की पिछले 3 साल में सिर्फ 7.5% बढ़ाई है सागदार साहब ने। तो ये इनको जो है ना, और ये जमहूरियत लगा रखी है इलेक्शन में, सिवाय हमें वो जिस दिन इलेक्शन डे होता है हमें सिर्फ वो गाड़ी पे जो झूले आते हैं वो बचते हैं और वो शरबत में बचता है, बस और कुछ नहीं बचता। बहुत शुक्रिया। आज का तो मैंने नहीं सुना, लेकिन मुझे याद है कि कुछ माह पहले शायद एक यूनानिमस वोट किया गया था कि 62,000 से एग्जैक्ट मुझे फिगर तो याद नहीं है। हाँ, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक इंक्रीज था, उस पर भी काफ़ी चीखों पुकार हुई थी। और जाहिर है कि जब लोग पिस रहे हैं और वो देखते हैं कि हुक्मरान वैसे जब भी अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में जब भी इजाफा होता है तो ये तनकीद होती है, इसलिए उसकी शायद एक वजह यह है कि चूँकि वो खुद ही इजाफा कर लेते हैं। हाँ तो इसलिए तनकीद ज़्यादा। हाँ, जैसे कि हम अगर अपनी रेटिंग को खुद इंक्रीज कर सकें तो कितना अच्छा होगा। आपको हमारे जो है क्लबज़दा
तलफ वाले कपड़े तो नज़र आते हैं, लेकिन ये नहीं नज़र आता कि हमें डेरे भी चलाने होते हैं और वोटर्स आते हैं और कई कई दिन क़याम करते हैं और हम अपनी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखते हैं। उस वक्त भी हमारी एक तजवीज़ ये थी कि अटेंडेंस के साथ लिंक कर दो, हाँ अटेंडेंस के साथ लिंक कर दो, जो आएगा पार्लियामेंट काम करेगा उसको मुंशी बैठा हो, हाँ मुंशी बैठा हो और वो गिन के, हाँ बस वो हाथों हाथ दिहाड़ी पे लगा दो। अच्छी तजवीज़ है, मुंशी की नौकरी भी लग जाएगी ना यार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। रईस अहमद साहब हैं कराची से। जनाब हेलो सलाम जी, खैरियत से ठीक ठाक? अल्लाह करम साहब। अच्छा जी, बात ही बड़े ये अभी मैं इत्तेफाक से ये जो एक इलेक्शन हुआ है PS 127 के बाद से मैं मुसलसल डिबेट देख रहा हूँ कि जी MKM का वोट कम हो गया है, बढ़ गया है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जी देखें, अगर वो एक MKM सीट जीत जाती तो भी कराची की सेहत पे क्या फर्क पड़ जाता, और अगर पीपल्स पार्टी सारी सीटें जीत जाए, कराची की भी, सिंध की उनके पास माशाल्लाह है ही, तो उन्होंने क्या 8 साल में यहाँ पर डिलीवर किया है, ना कराची में ना पूरे सिंध में। तो मतलब ये बहस ही, मुझे तो यकीन करें ये लगता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इस सारे इलेक्टोरल प्रोसेस से ही डिसअपॉइंट हो चुके हैं। मतलब ये ना वो, क्योंकि देखें लोगों ने वोट 2013 में भी दिया, बल्दियाती इंतखाबात में भी दिया, लेकिन मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। मतलब इन चीजों का इलेक्शन प्रोसेस का मकसद ये होता है कि इलेक्शन के बाद कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो, कोई लोगों को डिलीवर करें, कोई फायदा दिखाई दे। वो सब चीज तो बेमायने है। तो लोगों का मेरे ख्याल है वो किसी का ना वोट बैंक कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, जिनका बढ़ रहा है या घट रहा है, असल लोगों का एतमाद इस पूरे इलेक्टोरल सिस्टम से, इस प्रोसेस से ही खत्म होता जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये समझ आता जा रहा है जी इससे वो। जी बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि ये एक राय है। कल जो था टर्नआउट इलेक्शन हुई थी जी, हाँ टर्नआउट बहुत कम था, बहुत ही कम था, तो उस लिहाज से इनकी हाँ, लेकिन बात सही है कि मतलब देखें जमहूरियत सिर्फ वोट डालने पर तो खत्म नहीं हो जाती ना, आखिरकार कुछ डिलीवरी देखनी भी चाहिए। वो और बात है कि उस डिलीवरी में भी बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, जमहूरियत वोट डालने पे खत्म नहीं हो जाती, शुरू होती है वही ना, लेकिन यह वोट डालने भी कितनी बार दिया गया है, ये भी एक और बात, ये भी है ना, ये भी एक और बात जी। और कोई कॉलर है? याहिया साहब हैं कराची से। बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं जरा एक अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो, मुझे जो चीज आपके प्रोग्राम में अच्छी लगती है कि आप जो हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, जिसपे थोड़ी वर्किंग करनी पड़ती है, उसका आप जवाब देते हैं। जो हमारे उलमा हजरात को जवाब देना चाहिए वो भी जवाब आप अच्छी तरह पेश करते हैं, दुनिया जो हमारे खिलाफ बात करती है। इट्स वेरी अप्रिशिएबल। अच्छा, मेरा जो देखें बात है कि मैं हर वक्त ये सुनता हूँ कि इसकी GIT बन गई, उसकी GIT बन गई, ये हो गया, कोई एजेंट बन गया, कोई, मतलब ये कई अरसे सुन रहे हैं। आप यकीन करें, मैं आप तीनों भाइयों से मेरा सवाल ये, ना तो किसी GIT के आज तक कोई रिजल्ट आया, यानी थाने बल्दिया देख लें, कोई भी वाकया देखें, 12 मई, ये तो ऐसा लगता है पोटली में चीजें रखी हुई, जब जरूरत पड़ती है इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हम ये शेख कशी की बातें और आमिर लियाकत, जिससे हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सुन सुन के हम तंग आ चुके हैं। यानी ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और अब देखिए रिजल्ट क्या हो रहा है, हम ये नहीं रियलाइज करें कि हो क्यों रहा है। हम तो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है। जब ये डिक्टेटरशिप आती है तो यही बंदे वहां बैठे होते हैं, फिर उठ के यहाँ आ जाते हैं। तो ये इनको ये सारे सिस्टम को मैनिपुलेट करता कौन है, मेरे सवाल ये। थैंक मेरे पास कोई जवाब नहीं। सवाल तो एनालिसिस तो बहुत सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है, लेकिन वो ये नहीं यार, देखें मतलब जब तक जितनी डिक्टेटरशिप आई है, ठीक है, तो एक तबका जो होता है, जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो ऊपर आ जाता है। फिर एक दफा ऊपर आ गया तो मेरा याहिया साहब से सवाल है कि ये जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, ये जो बार बार 5-5 दफा 6-6 दफा इलेक्ट होते हैं, इन्हें इलेक्ट कौन करता है? कभी इस पर भी सोचिएगा। एनीवे, एक और कॉलर भी है हमारे साथ, बशीर साहब पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़रार भाई? अल्लाह करम से, आप सुनाएं। मेरा सवाल ये है कि जो इधर के जितने सियासतदान जो हैं वो कश्मीर के बारे में आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि उधर इंटरनेट भी बंद है और हालात भी ख़राब है, लेकिन फाटा के बारे में आवाज़ नहीं उठाते। आज जो खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि फाटा को बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे और हम दिला रहे, तो आखिरकार उन्होंने मान ही लिया कि उनको हकूक़ नहीं मिल रहे थे। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। ये पाकिस्तान का हर हुक्मरान मानता है कि फाटा को बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहा है और हर हुक्मरान इस इंतजार में होता है कि अगला आने वाला जो हुक्मरान है वो आपको बुनियादी हुकूक। अच्छा, उसमें बहुत एक मज़ेदार बात भी है कि जो भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में पर्टिकुलरली हुकूमत करती है, वो फाटा के बारे में उस वक्त आवाज़ उठाती है जब इक़्तिदार में नहीं होती, अपोजिशन में होती है। अपोजिशन में होती है। फाटा, ओ माय गॉड। यार आप जब आप चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त आपने कुछ किया इसके बारे में? नहीं, लेकिन अब तो हम बोल रहे हैं। हाँ, क्या बात है, सही बात।
असल में ये अपोजिशन का ही ये अपोजिशन पॉलिटिक्स है। नहीं, अपोजिशन को ही बोलना चाहिए मसाइल के बारे में। बात तो सही है। जब आदमी को कुर्सी मिल गई तो कुर्सी है, इतनी रिलैक्सिंग है यार, बंदा। कौन है कॉलर? अदनान साहब कराची से। जी अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सलाम। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने एक सरोज साहब के लिए उनकी बेटियों को बुलाया था सर, हेड साहब DFU के साथ आपने एक चीज़ को उठाया। मैं सिर्फ सवाल एक ये कहना चाहूँगा सर, रीज़न क्या होता है कि उनको, चलो उनके ऊपर कोई भी केस है, उठा के आप एक प्रोसीजर के थ्रू उसको अदालत में पेश करें। अगर ये नहीं कहा जा सकता कि बेशक वो बेगुनाह था, हाँ गुनाह हो सकता है, लेकिन आप प्रोसीजर के थ्रू उसको एक पेश तो करें कम से कम। तो क्या रीज़न है कि उनको ऐसे गुम कर किया जाता है, उसको सामने नहीं लाया जाता? किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ये शायद वाहिद बलोच के बारे में। वाहिद बलोच, तो वाहिद बलोच के बारे में वही बातें कर रहे हैं जो हम कल तफसील से यही देखें। इस सवाल का अगर जवाब होता हमारे पास तो हम बिल्कुल जवाब दे देते हैं। हमारे पास सिर्फ सवाल आती हैं। हयातुल्लाह साहब, मेरे पास थोड़ा सा है, अगर इसका सर प्लीज जवाब जो आवाज सुन के, वो ये हुआ है कि यार हमने अपने राइट्स के बारे में ना ज़रार एंड वसत, मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा जो है ना कॉम्प्रोमाइजिंग उसमें आ गए हैं कि हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम राइट्स जो है ना ख़त्म कर दिए हैं। और हमारी अदालतों ने भी अनफॉर्चुनेटली हेबियस कॉर्पस के वो जो नोटिसेस जिस तरह पहले लेते थे अब वो नहीं ले रहे, और फिर ज़ाहिर बीच में पोपा आ गया और दूसरे रिप्रेसिव लॉज भी आ गए। तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई कि अब कोई भी जो किसी को भी गायब करना बहुत आसान हो गया है। मसलन कराची में हमने देखा, और जगहों पे देखते हैं कि गायब कर दिया जाता है। अल्टीमेटली तो आपको कोर्ट में पेश करना चाहिए ना, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट्स की भी है कि वो पूछें। ज़ाहिर है बहुत से लोग पटिशन्स करते हैं कोर्ट्स में कि हमारा जो है कोई भी प्यारा वो लापता है, तो उसके ऊपर आई थिंक एक प्रोसीजर जो ज़ाहिर है लीगल प्रेसिडेंस है उसको फॉलो करना चाहिए। मुबशर, यही तो रोना है ना कि बहुत कुछ चाहिए 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 लेकिन वो नहीं हो पा रहा, इसी का तो रोना रोते रहते हैं हम लोग। हयातुल्लाह साहब है कोयटा से। लेकिन वसा साहब थोड़ा सा मुझे जो नज़र आता है वो लोगों ने अपने राइट्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए। जैसे मेरे भाई ने कॉल के दौरान कहा कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो है सैलरीज़ वो उस तरह नहीं बढ़ रही, तो भाई आप लोग बाहर आइए, थोड़ा प्रेशर डालिए, एहतजाज कीजिए ना। ऐसे घर बैठ के अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि पीरज़ादा कासिम का एक शेर जो है इसके जवाब में आपको सुना देता हूँ कि लोग जो हैं उनके इतने ताज़ियाने लगे हैं, असीर जुर्रत परवाज़ आजमाने लगे, वो ताज़ियाने लगे, होश सब ठिकाने लगे। इस कौम के साथ ये हुआ है, ये ऐसे ही नहीं बेहोश हो रही है। सही बात। वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। कॉलिंग डे है। हयातुल्लाह साहब हैं कोयटा से। जी हयातुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं कोयटा से बोल रहा हूँ हयातुल्लाह जी। मेरा सवाल ये है सर कि गवादर के हवाले से जी सवाल सर कि ये गवादर अगर पंजाब में होता तो फिर भी सारे पाकिस्तान का इस पर इतना ही हक होता। और दूसरा सवाल यही है सर कि मगरबी रूट के हवाले से इसमें सलीम साफी के अलावा और कोई क्यों बात नहीं कर रहा है? कोई एंकर पर्सन ना मीडिया में ना। जी जी शुक्रिया। अब ये तो मुझे नहीं पता कि गवादर अगर पंजाब में होता तो सारे पाकिस्तान का इतना हक होता या नहीं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो मगरबी रूट है पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर का उसके बारे में थोड़ी सी पुरअसरारियत मौजूद है और वे किस्म की गुफ्तगू बारहा बड़ी कंफ्यूजन भी है। हालांकि एहसन इकबाल ने अपने तौर पे बहुत ट्राई की कि करे, लेकिन ये कि जो छोटे सूबों की जमात मुबशर अभी इस्लामाबाद में एक मीटिंग भी अटेंड करके आए हैं शायद सीपैक के बारे में। मुबशर आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? हेलो जी, ये जो मीटिंग थी बेसिकली तो उसमें ये था कि क्या टारगेट्स हैं, कि कितना जो है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें भी बारहा ये सवालात हुए कि ये जो मगरिबी रूट का जो कंट्रोवर्सी है, लेकिन मेरे ख्याल में
अभी जो है पार्टीज़ या गवर्नमेंट दोनों इंटरेस्टेड नहीं है कि एक दफ़ा बैठ करके डिसाइड कर लें कि भाई कौन सा रूट वो है। इस पर पॉलिटिकिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जब पॉलिटिक्स से दिल भर जाएगा तो उसके बाद शायद कुछ पता लग जाए। कंस्ट्रक्टिव बात सामने। कैसर साहब है लाहौर से। जी कैसर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइए, ये सिस्टम को बैठ के 20-25 चैनल पे सब लोग डिफेंड करते रहते हैं हर वक्त, मुझे कोई थप्पड़ मार दे, मुझे आप तीनों 2 घंटे डिबेट करके बताएं मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊंगा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो रीगेन करूं। पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचा, कहीं हम बात नहीं कर सकते हैं। आप लोग खुदा का नाम है ये डेमोक्रेसी का लफ्ज यूज करना छोड़ दें। इतनी अंदर से हमें चिढ़ चढ़ चुकी है ना ये सुन सुन के, और हम आप लोगों से नफरत नहीं करते। आप तो चले एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे निकालें। और वसुतल्ला साहब अभी आप कह रहे थे ना कि वो कितनी दफा वोट देने को इजाजत दी गई है, तो यही तो लोग थे। नवाज शरीफ था, दानियाल अजीज थे, ये सब लोग यही तो लोग थे। आप हमें क्यों यही सब कुछ करते हैं और इनके साथ कुछ कभी किसी को सजा नहीं मिली। आप क्यों कहते हैं कि लोगों को कभी कोई हक नहीं मिला। एक कैंपेन चलती है, हमें पता था कि बेनजीर वहां से आ रही है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आएगी, उसके बाद हमें पता था नवाज शरीफ गवर्नमेंट में आएगा। इसी तरह से जब ये सारे फैक्टर मिलके जो डिसाइसिव फैक्टर होते हैं, जब वो इमरान खान के बारे में सोचेंगे वो गवर्नमेंट में आ जाएगा। कोई वेव नाम की कोई चीज नहीं होती, इस मुल्क में एग्जिस्ट करती नहीं है। और प्लीज ये हमारा सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग पे लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जाहिर है कि अवाम की फ्रस्ट्रेशन है वो इसी तरह निकल सकती है। अच्छा ये बताइए, अब तो ईद, लेकिन मसला है कि ऑल्टरनेटिव भी किसी के पास ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट ऑल द अदर्स। मैं जी, ईद पे ऊंट की कुर्बानी होती है। बिल्कुल। और ऊंट को अमूमन जब आप खरीदते हैं तो किस चीज़ में लाते हैं? ट्रक पे लाते हैं, ऐसा ही कुछ होगा, चलाते हैं, या कोई बहुत बड़ा डाला हो या ऐसे। हाँ, एक साहब ने कुर्बानी के लिए ऊंट खरीदा। हाँ। और वो देखिए वो कैसे लेके आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि वो रक्शे में ला रहे हैं, आप यकीन करेंगे ऊंट? नहीं। दिखाइए भाई। अच्छा चलो, आपने दिखाई दिया। ये देखिए, ये क्या छोटा ऊंट है? छोटा ऊंट है। ऊंट होता है, छोटा और बड़ा नहीं होता। नहीं यार, होता है यार, मतलब छोटे हाथी भी होते हैं, बड़े हाथी रक्शे में है यार, फॉर गॉड सेक। यार मतलब ये पक्की बात है। अच्छा ऊंट है, मतलब कोई स्टफ्ड एनिमल टाइप चीज तो नहीं लगा दी है? अभी तहकीकात करते रहो तुम। मैं करूंगा इसकी, मैं इसकी थोड़ी फोरेंसिक्स करनी होगी। नाकाबिले यकीन है ना ये बात? हाँ है थोड़ी, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहो तुम। हाँ। वैसे एक्सेल बड़ा तगड़ा है इस रिक्शे का। वैसे मैं यही कहूँगा, एक्सेल बड़ा तगड़ा है इस रिक्शे का। क्या एक्सेल? ऊंट का काफी बोझ होता है। असल में जी सर, आपका रिक्शा था ये? हेलो सर, असल में मसला ये कि ये हमारी जो है ना पूरी जो मुल्क के हालात है उसको डिपिक्ट करता है। और वसत साहब को भी पता है कि ऊंट कौन है और रक्षा कौन है, तो ये फिर हम आगे किसी फिलोसफी हो गया है। ऊंट ने ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। लेकिन ये कौम कमाल फनकार है जिसने रक्शे में ऊंट को बिठा दिया। मैं मान गया। इजाजत दीजिए, इस कौम को कभी तबाह नहीं करनी। मंडे तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।